अब इसको नीचे ले आइए। अच्छा, वैसे नीचे आएगी, खाली ऐसा करना है, नीचे ही लाना है, आ जाएगी। फाइन, हाँ। नहीं, मुझे ऊपर वाला दिखाना था, ये टॉप वाला। यस, ये पोर्शन। हाँ, अब इसको थोड़ा इस साइड कर दीजिए। ये हो पाएगा? फाइन, ठीक है, इतना भी थोड़ा कर लीजिए। फाइन, बहुत अच्छा। अब समझ में आएगा एग्जैक्ट क्या कह रहे हैं। अब यहाँ ये लिखा था कि गंगा नदी पद्मत्र की पूर्व दिशा में स्थित, तो ये हिमवान पर्वत है, राइट? हाँ, ये हिमवान पर्वत है और ये पद्मा सरोवर है। हिमवान पर्वत का इस सेंटर में जो दिख रहा है वो कौन सा सरोवर है? पद्मा सरोवर। अब यहाँ क्या लिखा था? गंगा नदी पद्मत्र की पूर्व दिशा में। ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में स्थित वज्र द्वार से निकलकर यहाँ पे एक द्वार है। क्या है? यहाँ पर जो पद्मद्र, जैसे यहाँ पद्मद्र फिनिश हो रहा है ना, तो यहाँ एक द्वार है, गेट, राइट? तो पद्मद्र की पूर्व दिशा में स्थित वज्र द्वार से निकलकर इसी पर्वत के ऊपर 500 योजन आगे जाके, ये डिस्टेंस कितना है? 500 योजन। क्या बोला कि गंगा नदी पद्मद्र की पूर्व दिशा से निकलती है और एक द्वार है, वज्र द्वार है। जैसे अपने यहाँ वो क्या बोलते हैं, नीचे जो होता है सुरंग, सुरंग बोलते हैं ना, सुरंग। तो क्या दिखता है ऊपर? जैसे ऊपर ऐसे बना होता है, नीचे सुरंग से निकले। तो ये जितनी गुफाएं मिलती है यहाँ पे और द्वार बने होते हैं, तो द्वार ऐसे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे नदी सुरंग में से पास हो रही हो। फाइन, तो पद्मद्र यहाँ जहाँ फिनिश हो रहा है, यहाँ पे एक बड़ा द्वार है, पर यहाँ नहीं बना सकते वो चीज़। यहाँ पे एक द्वार है और यहाँ से निकलती है। फिर क्या बोला? कितना योजन आगे जाएगी? 500 योजन, यानी कितना मेजरमेंट किया हुआ है, राइट? यहाँ से 500 योजन आगे जाएगी। फिर क्या बोला? 500 योजन पूर्व दिशा की ओर जाती है एवं गंगा कूट तक न पहुंचकर, यहाँ पर एक गंगा कूट है। क्या है? गंगा कूट। तो वो गंगा कूट को नहीं टच करती है ना? कूट है, कूट यानी पर्वत। कूट का मतलब समझना है पर्वत। वो पर्वत बिल्कुल गोल नहीं होते कूट वाले, वो नीचे चौड़े होते, ऊपर जाते जाते थोड़े सकरे हो जाते, उसको कूट कहा जाता है। तो यहाँ गंगा कूट है, वहाँ तक नहीं पहुँचती है, उसके पहले ही वो क्या कर लेती है? गंगा नदी टर्न हो जाती है। तो गंगा कूट तक ना पहुँचकर उससे अर्ध योजन पहले, कितने पहले टर्न होगी? आधा योजन पहले टर्न होकर दक्षिण की ओर मुड़ती है। तो यहाँ आएगी और यहाँ गंगा कूट होगा आधा योजन के दूर, वहाँ उसको टच नहीं करती है। और किस दिशा में टर्न होती है? दक्षिण, नीचे जाती है ना, दक्षिण की ओर। ये पूरा पर्वत है, ये हिमवान पर्वत की ऊपर की चौड़ाई हो गई, जो अपन ने देखा था ना चौड़ाई, राइट? ये चौड़ाई हो गई। तो यहाँ ये 100 योजन की चौड़ाई है। अब यहाँ से हिमवान पर्वत, वो नाभि गिरी थी, राइट? हाँ, तो यहाँ से दक्षिण की ओर क्या करेगी? टर्न करेगी। फिर क्या बोला? अब टर्न करने के बाद कितनी आगे जाती है? तो कितनी इंटरेस्टिंग बात बताई। दक्षिण दिशा में 523 सहित 29/38 योजन आगे जाती है। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 523 सहित 29/38 योजन, इतना आगे। यहाँ कितना जा रही थी? जैसा था वैसा कर लीजिए। हाँ, फाइन। यहाँ कितना था? 500 योजन। और यहाँ कितना है? 523 सहित 29/38 योजन आगे जाकर ये हिमवान पर्वत का तट है। तट क्यों क्या हो गया? कि पर्वत ऐसा, जैसे बुकला, ये समझिए कि ये ऊपर ये हिमवान पर्वत है पूरा, तो ये क्या हो गया? हिमवान पर्वत का तट, क्योंकि ऐसा दीवार जैसा बना है ना, तो ये तट। तो यहाँ पद्मा सरोवर था, यहाँ से नदी निकली,
राइट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में, फिर आधा यहाँ कूट होगा तो कूट को छोड़ के आधा योजन पहले टर्न लिया और 523 29 अपॉन 38 योजन आगे जाके ये हिमवान पर्वत का क्या हो गया, तट। तो यहाँ से नदी नीचे गिरती है। अब 2 डायमेंशन में हमको क्या दिखता है, 2 डायमेंशन में हमको क्या दिखता है, नदी यहाँ से निकली और सीधी भरत क्षेत्र में आ गई। पर पर्वत है तो यहाँ नीचे गिरेगी ना, तो यहाँ नीचे क्या सिचुएशन होती है, नीचे की रचना क्या होती है वो हम लाइन में नहीं बता सकते, क्योंकि हम पर्वत को क्या बता दें, सिर्फ ऐसी लाइन बता दी और बोल दिया कि दीवार जैसा होता है, पर दीवार जैसा नहीं ऐसा होता है। तो जब यहाँ तट पर पहुँचेगी फिर नीचे क्या होता होगा वो यहाँ पढ़ रहे हैं अपन, राइट। तो यहाँ पहुँची, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया, ध्यान से पढ़ना, बहुत मज़ा आएगा। हाँ हाँ, हिमवान पर्वत के इसी तट पर, यानी ये तट आ गया हिमवान पर्वत का, इसी तट पर यहाँ ये क्या बोला, नाना मणियों स्वरूप जीविका नाम की प्रणालिका है। जीविका, इसको क्या बोला जाता है, ये जो इतना एरिया है उसको क्या बोला जाता है, जीविका नाम है। प्रणालिका का मतलब होता है नाली। जैसे अपने यहाँ गंधोदक होता है, तो गंधोदक को जाने के लिए बहुत सारे पुराने मंदिरों में क्या ऐसे ऐसे एरिया बना होता है, वहाँ से पीछे ऐसे नाली जैसा बना होता है और वहाँ पे गंधोदक इकट्ठा होता था, ठीक। अच्छा, बड़े मंदिर में भी ऐसा तो यहाँ क्या होता है, ये जीविका इसको, इस पोर्शन को जीविका बोला जाता है। और जीविका प्रणालिका को आगम में दूसरा शब्द नाली भी दिया हुआ है, ठीक। तो ये जीविका को टच होती है, यह वृषभाकार है। ये जीविका कैसी है, वृषभाकार, आपको दिख रही है, इतना सेप ध्यान से देखो, वृषभाकार यानी हाँ, इसमें बैल जैसा नहीं, दो कॉम्बिनेशन है। तिलोई पन्नती जी में वृषभाकार लिखा है और त्रिलोक साजी में भी वृषभाकार लिखा है। तो वृषभाकार क्यों लिखा, तो पहले ये देखते कि जीविका वृषभाकार है, यानी दूसरा नाम आया गौमुख द्वार। इसको क्या बोला जाता है, गौमुख द्वार। अब अपन गौमुख कहाँ देखा है, दूसरी जगह कि ये गंगा नदी है तो ये गौमुख से क्या निकली है, गंगा नदी निकली। तो हकीकत में कौन सी नदी निकली है गौमुख से, ये वाली गंगा नदी निकली है। ये कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज़ कर लिया, यहाँ यूज़ कर लिया, और हमने आज तक वही सुना है। तो हमको क्या लगता है ये इन लोगों की सिस्टम है, हकीकत में सिस्टम कहाँ की थी, यहाँ की थी। तो इसको गौमुख द्वार भी बोला जाता है और दूसरा क्या बोला जाता है, वृषभाकार भी बोला जाता है। अब ये जीविका की साइज क्या है वो भी आगम में बताइए। तो जीविका 2 कोश लंबी है, कितनी लंबी है ये, 2 कोश लंबी है, 2 कोश मोटी है, कितनी मोटी है ये, 2 कोश मोटी है, और 6.25 योजन चौड़ी है। ये चौड़ाई कितनी है, 6.25 योजन, यानी 6.25 योजन की तो खाली नाली है वहाँ की। 6.25 योजन चौड़ी, 2 कोश मोटी और 2 कोश लंबी, ये क्या है, ये जीविका है, फाइन। और फिर गंगा नदी इसी नाली में जाकर हिमवान पर्वत से नीचे गिरती है। तो ये गंगा नदी इसी नाली में आएगी और ये गौमुख जैसा फेस है और वहाँ से क्या निकलेगी, यानी फिर से बुक लाओ, यानी यहाँ पे जीविका होगी, राइट, यहाँ पे, और ये जीविका में आएगी और फिर नीचे गिरेगी, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, ठीक। तो इतना समझ में आ गया, फिर से रिवाइज करते। हिमवान पर्वत, ये ऊपर पद्मा सरोवर, वहाँ वज्रमय द्वार है, वज्रमय द्वार से गंगा नदी 500 योजन स्ट्रेट जाएगी पूर्व दिशा की ओर। यहाँ गंगा कूट को टच ना करते हुए आधा योजन पहले ही वो टर्न हो जाएगी और दक्षिण की ओर टर्न होगी, और दक्षिण की ओर कितना जाएगी, 523 सहित 29/38 योजन आगे जाएगी। वहाँ पे हिमवान तट पर एक जीविका होगी, वो 2 कोश लंबी, 2 कोश मोटी और 6.25 योजन चौड़ी है। और उस जीविका को क्या कहा जाता है, जीविका को वृषभाकार अथवा गौमुख द्वार भी कहा जाता है, एक प्रकार की नाली है। तो ये गंगा नदी इसी से निकलकर यहाँ कहाँ नीचे गिरती है। अब नीचे क्या सिचुएशन है, गिरी तो सही, पर नीचे पर्वत कितना ऊंचा था, हिमवान पर्वत की हाइट कितनी थी, 100 योजन ऊंचा था, राइट। तो जो हाइट थी 100 योजन, तो 100 योजन नीचे गिरती है, तो नीचे क्या बनेगा, यानी नीचे क्या मिलेगा उसको,
आप भरत क्षेत्र के हिमवान पर्वत की तलहटी में आ गए अपनी भाषा में, जैसे गिरनार की तलहटी, राइट। तो हिमवान पर्वत की तलहटी में आ गए। अब वहाँ पे क्या है वो देखते हैं। इस प्रणालिका का मुख, ये जो प्रणालिका है उसका मुख, कान, जीवा और नेत्र, कितनी चीज़ें, मुख, कान, जीवा और नेत्र, ये चार का आकार सिंह के जैसा है। किसके जैसा है? सिंह के जैसा। और भौहें और मस्तक का आकार गौ जैसा है। दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या क्या बोला? आंखें, पहले फेस, कान, जीवा और आंखें, ये किसके जैसी है? सिंह जैसी। और फिर क्या बोला? भौहें और मस्तक, वो किसके जैसा है? गाय जैसा, गौ जैसा। ठीक। तो ऐसा होने के कारण इसको वृषभाकार भी कहा गया है। थोड़ा पोर्शन सिंह जैसा है, थोड़ा गाय जैसा है, तो उसको गौमुख द्वार भी कह दिया गाय जैसा देखकर, और दूसरा वृषभाकार भी कह दिया। अब भरत क्षेत्र में हिमवान पर्वत को 25 योजन छोड़कर, अब नीचे भरत क्षेत्र मिलेगा क्योंकि यहाँ पर्वत था, ऊंचा पर्वत, फाइन। और नीचे क्या मिलेगा? क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, पर्वत तो ऊंचा होता है, तो ऐसे सपोज गैस कर लीजिए कि पर्वत था और नीचे तुरंत गिरेगी तो वहाँ क्षेत्र मिलेगा। तो यहाँ क्या शब्द यूज़ किया कि भरत क्षेत्र में हिमवान पर्वत को 25 योजन छोड़ गए, यानी 25 योजन कौन सा? ये हिमवान पर्वत है और ये जो गिर रही है, राइट। तो ये गिरने का जो फ्लो हो रहा है, फ्लो, और यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 25 योजन। कितना बताया है कि पर्वत से कितने दूर रुक के गिरती है। जैसे आपने ऊपर टेरेस पर एक पाइप लगाया, बारिश का पानी गिरा तो वो आपके बिल्डिंग को टच नहीं करता, आपने जितना लंबा पाइप लगाया उतना दूर से गिरता है ना, ऐसे ही। तो यहाँ जीविका कैसी है? जीविका से जो पानी गिर रहा है वो कितना, हिमवान पर्वत से कितना दूर रह के गिर रहा है? 25 योजन। कितना कैलकुलेशन बताया है, राइट। तो यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 25 योजन। 25 योजन छोड़कर कहला की उपमा को धारण करते हुए, ये क्या लिखा है? त्रिलोक सारजी में वर्ड आया है कहला की उपमा, यानी जैसे बहुत ऊपर से फ्लो हो रहा है तो कैसे, जैसे एकदम शेर के और गाय के मुख में से निकल रही है तो एकदम भयंकर आवाज आ रही है, इसलिए क्या बोल दिया? कहला की उपमा को धारण करती हुई 10 योजन व्यास वाले। देखो यहाँ से गिरी थी तब 6.25 योजन था, और यहाँ आते आते कितना व्यास हो जाएगा? गिरने का भी बताया कि वो जो फॉल हो रहा है, तो वो जो फॉलिंग है वो नीचे जाते जाते